आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। लोकसभा में तलाक के बिदअत के खिलाफ 3 तलाक बिल 100 वोट से यानी ध्वनिमत से पास हो गया है। बिल पर वोटिंग से पहले ही अपोजिशन पार्टी कांग्रेस ने ऐवान से वॉकआउट किया है। कांग्रेस के अलावा बीजेपी की मुआविन जमात जनता दल यूनाइटेड ने भी ऐवान से वॉकआउट किया। इससे पहले वजीर कानून रविशंकर प्रसाद ने इंस्टेंट ट्रिपल तलाक पर चर्चा के दौरान कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। शाहबानों से लेकर सायरा बानो का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आज जो कुछ हो रहा है सब वोट बैंक की पॉलिटिक्स में हो रहा है। बिल के हक में 303 वोट पड़े जबकि मुखालफत में 82 वोट पड़े। बिल दूसरी बार अपर सदन में पास हो गया है, लेकिन राज्यसभा में इसके फिर से लटकने के आसार पैदा हो रहे हैं। और यह सवाल है कि तलाक के बिदअत के खिलाफ बिल लोकसभा में दूसरी बार पास पर राज्यसभा में अटकने का खदशा क्यों, इस पर बात होगी। दूसरा सवाल, अपोजिशन जमातों का रवैया कितना सही, क्या वाकई ये मजहब में मुदाखलत है, यानी मजहब में धर्म के अंदर में दखलंदाजी है जैसा कि प्रचारित किया जाता है। तीसरा सवाल, मुबैना यानी कथित मॉब लिंचिंग की मुखालफत करने वाले मुस्लिम खवातीन की जहनी लिंचिंग पर खामोश क्यों हैं। जहनी लिंचिंग, दिमागी जो उनके साथ सुलूक हो रहा है इस वक्त मुस्लिम महिलाओं के साथ, उस पर ये खामोशी क्यों। कल तो एक पूरी गैंग पीएम को चिट्ठी लिखती है और कहती है कि मॉब लिंचिंग पर आप जो है सख्त कानून बनाइए और किस तरह से मुल्क के लिए खतरनाक है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे इस अत्याचार पर यह खामोशी क्यों। चौथा सवाल, सुप्रीम कोर्ट के सख्त रवैये के बावजूद एक नशिस्त में 3 तलाक के मामले क्यों नहीं रुक रहे हैं, यह भी बड़ा सवाल है। रविशंकर प्रसाद ने आज बताया कि 300 से ज्यादा मामले उसके बाद भी रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोग खौफजदा हो गए हैं, डर गए हैं। तो सख्त कानून होना चाहिए, सख्त सजा का प्रावधान होना चाहिए, तभी इस तरह के मामले रुकेंगे। क्या ऐसा होना चाहिए, इस पर हम बात करेंगे। पांचवा सवाल है, क्या मुस्लिम बहनों को इंसाफ दिलवाने में कामयाब हो पाएगी मोदी हुकूमत, ये बड़ा सवाल है। मंशा नियत हम बता रहे हैं कि साफ है, क्योंकि दोबारा मोदी 2.0 यानी कि शपथ लेते ही, हलफ लेते ही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने ट्रिपल तलाक को लेकर अपनी संजीदगी दिखाई थी, लेकिन क्या वाकई कामयाब हो पाएगी अपोजिशन के सख्त रवैये को देखते हुए, ये बड़ा अहम सवाल है, बड़ा चैलेंज भी है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो अपोजिशन के जो खदशात हैं उसको देखते हुए तो ये लग रहा है कि फिर देश या तो शरीयत से चल जाए या फिर संविधान से या आइन से चल जाए। ये एक बड़ा सवाल है। बहुत सारी चीजों में तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की हम बात मानेंगे, मुल्क आइन से चलना चाहिए, आइन हमारी सबसे बड़ी किताब है, आइन पहले है, लेकिन कुछ मामलों में आप जो है शरीयत का हवाला देने लगते हैं या कहने लगते हैं कि शरीयत में मुदाखलत है। ये कैसे चलेगा, ये डबल रोल नहीं चल सकता, एक स्टैंड तो लेना पड़ेगा। मोदी हुकूमत ने सख्ती दिखाई है इस पूरे मामले में, लगातार वो कोशिश कर रही है, लेकिन जिस तरह की सामने आपत्तियां आ रही हैं, जिस तरह के एतराजात आ रहे हैं, वो कई सवाल खड़े करते हैं, उस पर खुलकर चर्चा होनी चाहिए। और जी सलाम का मंच एक ऐसा मंच है जिसको बहुत बड़े पैमाने पर हम यहां सीधे से कह सकते हैं कि, और इस डिबेट शो को खासतौर से मुसलमान देखते हैं, और कई बार ये चीजें होती हैं कि जब आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो बड़े नेगेटिव भी होते हैं, लेकिन हम परवाह नहीं करते, हम चाहते हैं कि कोई सच्चाई या सही बात, हकीकत सामने से जाए। बहुत अच्छा पैनल मेरे साथ है, आइए मैं उनका तारुफ आपसे करवा दूं। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर जीनत शौकत अली साहिबा जुड़ गई हैं, मुंबई से हमारे साथ हैं, डायरेक्टर जनरल ऑफ विजडम फाउंडेशन मुंबई की, और आप एक सामाजिक कारकुन के तौर पर भी बड़ी सरगर्म रहती है। जीनत जी, स्वागत है, खैर मकदम है आपका। मैंने अपने साथ भारतीय जनता पार्टी की तर्जुमान माधवी अग्रवाल जी को भी जोड़ा है। माधवी जी, स्वागत है, खैर मकदम है आपका, अपनी पार्टी का आप मौक़िफ़ रखेंगी। हमने अपने साथ जोड़ा है डॉक्टर शोएब जामेई साहब को, स्कॉलर हैं और इस्लाम पर बेहतर पकड़ है आपकी, जामिया मिलिया इस्लामिया में अपने खिदमात को अंजाम दे रहे हैं, बहुत सुलझी हुई शख्सियत के मालिक हैं, लेकिन मैं तमाम अलग अलग चैनल्स में आज उनको सुन रहा था, बड़ी मुखालफत कर रहे हैं। तो आज मैं उनको घेरूंगा और बहुत सारी उनसे बातें करेंगे, बहुत सारी चीज़ों को समझने की कोशिश भी करेंगे। डॉक्टर सीमा सिंह जी मेरे साथ हैं, सियासी तज्ज़ियाकार के तौर पर मेरे साथ हैं। मैडम अक्सर हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनती हैं, बहुत ही सुलझी हुई शख्सियत हैं और बहुत अच्छी तरह से आप फैक्ट के साथ अपनी बात रखती हैं। राखी दुबे जी मेरे साथ हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप वकील हैं। राखी जी, स्वागत है, खैर मकदम है। कानूनी पहलुओं को हम इसको समझने की, इसके आईनी जो पहलू हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे की प्रक्रियाएं क्या कुछ हो सकती हैं वो भी जानेंगे। रोली त्रिपाठी जी मेरे साथ हैं, सामाजिक कारकुन के तौर पर मेरे साथ हैं, अक्सर आप महिलाओं के बीच होती हैं, उनके लिए काम कर रही हैं, तो असली जो समस्याएं हैं खवातीन की और खासतौर से मुस्लिम खवातीन की, उसको आप अच्छी तरह से जानती हैं, उस पर भी मैं आपसे बात करूंगा। मैं सबसे पहले लेकिन शोएब जामेई साहब के पास आना चाहूंगा। जामेई साहब, कुरान की ऐसी कौन सी सूरा है, कौन सी आयत ऐसी है जिसमें कि कहा गया है कि महिलाओं को ट्रिपल तलाक देना चाहिए, जरा बता पाएंगे क्या?
देखिए इमरान साहब, यही एक मिस रिप्रेजेंटेशन है, और ये मिस कोटिंग इसलिए है क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया कि ये जो बिल है इसकी तकनीकी पहलुओं और इस पर संशोधन की जो बात करता है वो महिला विरोधी है। ऐसी बात नहीं है, क्योंकि दो अलग अलग पृष्ठभूमि में आप देखें, एक है इमोशनल और एक जो धार्मिक मुद्दा है, जिसमें कि हर इंसान धार्मिक क्या है नहीं, ये दोनों एंगल हम बताएंगे, इमोशनल और जो धार्मिक वो एक साथ रखेंगे, और एक तरफ तकनीकी पहलू जो पार्लियामेंटी निजाम के तहत हम जो बिल बनाते हैं, मैं दोनों को बात समझाऊंगा ना। कांग्रेस कह रही है ना, असल में जामी साहब, कांग्रेस कहती कि आप इसको वहां पर भेजो, सेलेक्ट कमेटी के पास भेजो, और आपको फिर वो एक और विरोध जताते हैं कि जी ठीक है, आप तरमीम पे तरमीम इसमें कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा और लचकदार बना रहे हैं, वो तो ठीक है, लेकिन आपने जब इसको बना रहे थे तो उलमा हजरात की या दानिश्वरों की, मुस्लिम दानिश्वरों की राय नहीं ली। मतलब ये एक मजहबी मामला है। तो मैं आपसे समझ जाता हूं इसमें मजहब कहां है और कुरान में कहां लिखा है कि इंस्टेंट ट्रिपल तलाक देना जायज है, वो थोड़ा उसको बता दीजिए। मैं समझता हूं कि इससे पहले जो स्कॉलर्स आते थे उनका बोझ मुझे नहीं ढोना चाहिए। शायद उन्होंने गलत कुछ जुबानी की होगी और विरोध करने के लिए विरोध नहीं होना चाहिए। मैंने ये कहा कि देखिए, चूंकि शरई हम नुक्ते नज़र से आप देखेंगे तो इस्लाम में जो ये वन सिटिंग में, सिंगल सिटिंग में जो तलाक है, ये तलाक बिदअत है और इसकी शरीयत में किसी किस्म की जगह नहीं है। चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको माना कि ये नल एंड वॉइड है। मुझे तो लगता है उलमा हजरात को, और मैं समझता हूं कि कोई भी एक दानिश्वर, आप लोग इतने अच्छे फेवर में हैं तो इसमें और 100 कोड़े जुड़वाने की सजा और जुड़वानी चाहिए। बिल्कुल जुड़वानी चाहिए ना, मैं बता रहा हूं ना। जो दानिश्वर लोग हैं, जो समझदार हैं, वो कभी भी इसका जो एक धार्मिक और इमोशनल पहलू के से आप बात करें तो कोई भी इंसान जो है ऐसी गलत जो सामाजिक कुरीति है उसको कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो फिर बढ़िया महिलाओं जब बनाने जा रही है मोदी हुकूमत, तो फिर तकलीफ क्या है? अब आइए दूसरे पहलू पे। एक है पार्लियामेंट्री निजाम के तहत एक बिल बनाना। देखिए इसका एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताता हूं। 1955 में हिंदू मैरिज एक्ट जो है वो बिल पास किया गया था। उसका पीछे ये था कि जवाहरलाल नेहरू ने ये कहा कि भाई जो हिंदू जो बेटियां हैं उनको अपने पिताजी के जो है वो जायदाद में हिस्सा मिलना चाहिए था, और उसको उन्होंने इंडक्ट करवाया। इसका सबसे फियर्स जो है वो अपोजिशन, वो कुछ हिंदूवादी जो यहाँ संगठन थे उस वक्त में, उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं में ऐसी धारणा नहीं है, बेटियों को बाप की जायदाद में हिस्सा नहीं मिलेगा क्योंकि वो हस्बैंड के पास चली जाती। लेकिन वो अमेंडमेंट हुआ, संशोधन हुआ, वो बिल पास हुआ आपके सामने। इसी तरह की आज जो चीजें हो रही है, इसको बात समझिए कि बहुत सारे लोग इसका विरोध करेंगे, लेकिन जो चर्चा होती है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में वो विरोध के लिए नहीं होती है, बल्कि उसमें मजबूती और संशोधन के लिए होती है। इसी का नतीजा है कि हमारी इतनी डिबेट और इतने चर्चा के बाद 3 संशोधन इसमें किए गए महत्वपूर्ण। अगर इस बिल में शुरू से ही सब कुछ परफेक्ट होता, खामियां नहीं होती, तो 3 संशोधन क्यों किए गए? अभी जो ये कहा गया है, मैं मान रहा हूं, जामी साहब सुनिएगा, अभी भी तो आपको लगता है फिर अपोजिशन के एतराजात हैं वो गलत हैं? नहीं, अभी अपोजिशन के एतराजात पूरे बिल पर नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए कि कांग्रेस ने ही इस बिल को जो है वो उसके सपोर्ट में यहां से वो हाथ उठाए थे सुप्रीम कोर्ट में जब पहली बार इसका विधेयक पास किया गया था। लेकिन दूसरी बार क्यों? क्योंकि जो इसमें अमेंडमेंट्स हुए थे ना, वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट के खिलाफ। जब असंवैधानिक कोई बिल होता है जिसमें आर्टिकल 15 का हवाला देके अगर हम बात करें तो ये राइट टू इक्वालिटी को तो है वायलेट करता है। तो चूंकि दो चीजें, एक तो राइट टू इक्वालिटी को वायलेट करता है और सुप्रीम कोर्ट की जो वर्डिक्ट है 2017 में उसकी मंशा के खिलाफ आदमी जेल जा रहा है, एतराज है क्या? सजा मिल रही है, एतराज है क्या? क्या एतराज क्या है? बिल्कुल नहीं है, ना ही ये कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट है, ना ही ये क्रिमिनलाइजेशन के जो पहलू है इसमें सुप्रीम कोर्ट की मंशा नहीं है। इस बात को आप समझिए। बस इसी बात की जो है, अगर ये सिलेक्ट कमेटी में भेज दी, अगर सरकार सिलेक्ट कमेटी, बोल लीजिएगा, मैं लास्ट कमेंट दे दूं, लास्ट कमेंट दे दूं मैडम। अरे लास्ट कमेंट सुन लीजिए, इनके एतराजात तो सुन लूं मैं, फिर सुन लो। देखिए जो हम कह रहे हैं कि इनको सिलेक्ट कमेटी में भेज दिए, सिलेक्ट कमेटी में भेजने से होगा क्या कि बहुत सारे जो लोग जो इस्लाम के भी जानकार हैं, मुफ्ती हजरात हैं, जो शरई लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन को भी समझते हैं, क्योंकि आप समझिए नहीं चाहिए इस्लाम के जानने वालों की राय, इसलिए क्योंकि जब नहीं, क्योंकि बिल्कुल क्योंकि पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद से किया, वहां पर बयान ये दिया जाता था कोर्ट में जाके कि मुस्लिम महिलाओं के पास दिमाग नहीं होता है, पार्लियामेंट में बैठे हुए सांसद जो है अब अगर कोई हुकूमत अपने दम पर फैसला नहीं
ले सकते हैं। संविधान के मुताबिक काम कर रही है, तो आप लोगों को तकलीफ शुरू हो गई, तमाम लोगों की रायशुमारी की जाए। आप सिलेक्ट कमेटी में भेजेंगे, ये बिल क्यों जाएगा? यही हट धर्मी है, यही लोकतंत्र के खिलाफ है। मैंने कहा ना कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के खिलाफ जब आप बात करते हैं तो यानी कि आपकी मंशा है कि सिर्फ ये बिल को अटकाया जाए। बीजेपी भी जानती है कि सेलेक्ट कमेटी में नहीं भेजेंगे, राज्यसभा में पास नहीं होगा। राज्यसभा के लिए बीजेपी यही चाहती है कि इसको अटकाते रहे हम, ताकि हमारा एजेंडा जो है वो पकता रहे। ऐसे नहीं चलेगा। आप सेलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, पास हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो थोड़ी संशोधन की बात है। जब फीमेल्स की राइट्स के बारे में बात मतलब और क्या संशोधन, जामिल साहब 3 बार संशोधन इसमें हो गए, तरमीम हो गई, और कौन सी तरमीम चाहिए? नहीं, इसमें मतलब इसको क्या सजा से मुक्त कर दिया जाए, तो फिर इसका मतलब क्या है? नेशनल स्पिरिट के खिलाफ देखिए, जब हम यहाँ से हुकूक की और इंसाफ, और सुनिए जामिल साहब मैडम एक मिनट, जामिल साहब क्रिमिनल क्यों? देखिए, लोग कहने को तो ये भी कहते हैं ना कि सुप्रीम कोर्ट ने नल एंड वॉइड करार दिया है, तो जो अभी ट्रिपल तलाक देगा कोई इंसान तो वो वैलिड होगा ही नहीं। जब क्राइम ही नहीं हुआ तो उसकी सजा क्यों मिलेगी? वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये भी तो है ना, समझ रहा हूँ, एक मिनट, पीड़ित महिला है, उसके दर्द को भी समझना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ सुन तो लीजिए ना, पहली बीवी के होते हुए कोई हिंदू अगर दूसरी शादी कर लेता है, कोई हिंदू मर्द, तो 7 साल के लिए जाता है कि नहीं, और उसको कहीं ना कहीं उसमें हर्जाना भी भुगतना देना पड़ता है। इमरान साहब, मैं एक एग्जांपल तो जाता है कि नहीं, जाता है कि नहीं? अगर बीवी मुस्लिम और हो, क्या खदशा हिंदू हो, जब एक मामले में जा रहा है तो आप तो चाहते हैं कि बिल्कुल इसको इतना आसान कर दो, इसको इतना ढीला कर दो कि फिर हम अपनी मनमानियों पर फिर से बने रहे, फिर हम अपनी मनमानियों पर बने रहे, है ना। यही तो मैं कह रहा हूं, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 15 को वायलेट करने वाला जो सवाल है, इसी पर सारा पेच जो है फंसा हुआ। इसको हल हो जाएगा, एक बार इसको सिलेक्ट कमेटी में भेज दीजिए, ये पास हो जाएगा। और कभी ये नहीं कहना चाहिए कि जो बिल के तरमीम पे बात करे, संशोधन में बात करे, वो महिला विरोधी। ठीक है, क्यों? एक मिनट, राखी दुबे जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, लेकिन जरा डॉक्टर जीनत शौकत अली के पास में जाऊंगा। इस्लाम ने तो महिलाओं की बाप की जायदाद में 1/3 हिस्सा दिया है, कभी भी ऐसी बात नहीं हो सकती। हाँ जी, आ रहा हूँ, बहुत सारी बातें, अभी बहुत सारी बातें और मैं निकालूंगा, आप परेशान ना हो। डॉक्टर जीनत शौकत अली, जामी साहब के ख्यालात से आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, और क्या इसको भेजा जाना चाहिए, जैसा कि ये कह रहे हैं सेलेक्ट कमेटी में भेजो, ये और लटकाने की कोई साजिश तो नहीं है अपोजिशन की? आप इसको किस तरह से देखती हैं? जी, मैं यही देखती हूँ कि वो और भी अगर सिलेक्ट कमेटी और उलमा और हमारे जो मुस्लिम लॉ एक्सपर्ट्स है और जो हमारे लीगलिस्ट है, ये लॉ जो है, हम सेक्युलर डेमोक्रेसी हो के 70 साल लग गए हमको यहाँ पहुँचते पहुँचते। ये क्यों 70 साल लगे? वो टाइम पे आपकी डिबेट क्यों नहीं हुई? क्योंकि ये जो है वो एंटी इस्लामिक है, ये कुरान में इसका जिक्र ही नहीं तलाक बिदअत का, बल्कि जो है ये बड़ा डिटेल डिस्कशन है कि तलाक है क्या और किस किस्म का उसका प्रोसीजर है। कभी भी आपने वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, कभी भी आर्बिट्रेशन काउंसिल्स नहीं जमाए, कभी भी औरत को चांस नहीं दिया। बस एक आदमी नींद में जागते हुए शराब की हालत में तलाक 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 कह दिया, SMS कर दिया, व्हाट्सएप पे भेज दिया, ये क्या? और उसके बाद भी 350 से ज्यादा मामले हुए हैं। मतलब इतनी सख्ती के बाद भी अकल नहीं आ रही है, और कहते हैं कि इसको और लचीला बनाओ, इसको और कमजोर बनाओ। कैसे देखें इसको? ये डीप फ्रीज में चले जाए? नहीं, इसको तो कानूनी तौर पर और सख्त बनाना चाहिए। जहाँ तक लेकिन इसमें लूप होल्स हैं, तो मैं आपको बताऊं, उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। जिना यानी 3 साल के, आप 7 साल की सजा कर दीजिए। सजा है, थेफ्ट है, जो चोरी किया उसके लिए सजा है। और जो हमारे ट्रिपल तलाक है, वो तुम्हारे बाजू में जो बैठे हुए बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये एक प्रोसीजर है। अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करें तो आप सीधा जेल में जाओगे 1 साल के लिए, और प्लस आपको पेनल्टी पड़ेगी। तो ये सब चीजें हैं। आप जो बात कर रहे हो तो सोच समझ के बात कीजिए और जस्टिस से बात कीजिए। एक आदमी कैप्रिशियसली, और ये आर्ग्यूमेंट मेरे समझ में नहीं आता है कि हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको नल एंड वॉइड बताया, बिल्कुल सही, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बताया। इसका मतलब आपने ये निकाला कि आदमी ने कह दिया तो क्या हुआ? भाई, तलाक इज अ वेरी वेरी एंटी ह्यूमन राइट्स वर्ड। ये औरत की डिग्निटी को डिग्रेड करता है, उसको ह्यूमिलिएट करता है कि ये चॉकलेट बिस्किट खाना है क्या? किसी ने कहा जैक 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 बोल दिया, ये तलाक तलाक बोल दिया, यानी जैक जैक। यहीं पर तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो अप्लाई होता है मैडम।
डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट यहीं पे अप्लाई होता है। जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है ये कहना, तो पहली बात तो ट्रिपल तलाक कोई दे तो वो तलाक नहीं हुआ, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस हुआ, औरत को बाहर निकाला गया। यहाँ पे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। अब मैं आ रहा हूँ मैडम, ठीक है डॉक्टर जीनत शौकत अली, मैं राखी दुबे जी के पास अब आऊंगा। राखी दुबे जी, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट और ये जो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक को लेकर के कानून है, इसमें क्या फर्क है और ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से अलग हैं, और बार बार उसका हवाला क्यों दिया जाता है, किस वजह से दिया जाता है, मुझे समझाइए कानूनी तरीके से, मुझे नहीं समझ में आ रहा। देखिए, जो डोमेस्टिक वायलेंस है वो बिल्कुल डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। ये तो सिर्फ चीजों को मिक्सअप करना, कॉम्प्लिकेट कर देना, इसलिए ऐसे आ रहा है। ट्रिपल तलाक बेसिकली सिर्फ ट्रिपल तलाक के इशू पे है, फीमेल एंड हस्बैंड के बीच का है कि उसने अगर ऐसे ट्रिपल तलाक दे दिया तो वाइफ या उसके ब्लड रिलेटिव जाके कर सकते हैं। वेयर एज डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो कोई भी कमिट कर सकता है, फैमिली मेंबर कोई भी फीमेल से कमिट कर रहा है डोमेस्टिक वायलेंस। इफ अ फीमेल इज सब्जेक्टेड टू डोमेस्टिक वायलेंस देन इट विल बी कवर्ड अंडर डोमेस्टिक वायलेंस, अगर वो डोमेस्टिक रिलेशन में हो उस पर्सन के साथ। तो वो बहुत ही वाइड स्पेयर है, वहां पे एरिया बहुत वाइड है, बट दिस इज अ वेरी लिमिटेड एरिया एंड यहाँ पे एक स्पेसिफिक इशू को लेके है, वहां पे अलग है, वहां पे रेमेडीज भी ढेर सारी हैं कि प्रोटेक्शन मिल सकती, मेंटेनेंस मिल सकते, स्त्री धन वापस ले सकती, राइट टू रेजिडेंस है। इट इज टोटली डिफरेंट। उसमें से एक छोटा सा पॉइंट है कि हाँ मेंटल क्वालिटी हो रही है कि आपने उसको टॉर्चर किया, उसको घर से बाहर निकाल दिया, इट्स अ स्मॉल पीस जो कि आपका इस दोनों में है, उसको लेके मिक्सअप नहीं किया जा सकता है। यहाँ पे एक फीमेल मुस्लिम फीमेल्स के बेटरमेंट की बात हो रही है, एंड अनफॉर्चुनेटली ऐसे एटीट्यूड की वजह से, जबकि 2 साल होने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे, राखी जी, असदुद्दीन ओवैसी कह रहे थे कि जब आदमी जेल चला जाएगा, जो मेन ऐतराज है उलमा हजरात भी करते हैं और ये भी कर रहे थे कि जब आदमी जेल चला जाएगा तो मेंटेनेंस कहां से देगा, ये बार बार ये लोग कहते हैं। इसका क्या आधार है और इसका क्या निराकरण है? देखिए, जिस इंसान में अपनी वाइफ के साथ रहने की इच्छा ही नहीं है, तो आपको लगता है वो इंसान उसको मेंटेन करने की इच्छा रखता होगा? पहली बात तो यही है ना। आप अगर कह रही हो जेल चला जाएगा, तो इस प्रोविजन इसके लिए भी टेकन, इसमें इसके लिए भी ध्यान रखा गया है। अगर उसने ऐसे क्राइम कमिट किया है, ट्रिपल तलाक दिया है, तो उसको कहते हैं बेल मिल सकती है मजिस्ट्रेट से आफ्टर हियरिंग द फीमेल को सुनने के बाद अगर उनको लगेगा कि हाँ इसको बेल मिल जानी चाहिए, एंड अगर ऐसा लगेगा कि दोनों में सेटलमेंट हो सकता है, कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और आगे केस खत्म हो सकता है, तो उसके बाद मजिस्ट्रेट को राइट दिया कि कंपाउंड केस भी खत्म कर सकते हैं आफ्टर रिकॉर्डिंग द स्टेटमेंट ऑफ द फीमेल। तो इसमें अगर एक बेटरमेंट की बात हो रही है, वाइड प्रोस्पेक्ट्स की बात हो रही है, अगर अपलिफ्टमेंट ऑफ द मुस्लिम फीमेल्स की बात हो रही है, तो मेरे ख्याल से इसमें कोई भी प्रॉब्लम किसी मुस्लिम मेल को नहीं होनी चाहिए। अगर आज मुस्लिम फीमेल्स का कोई खड़ा हो रहा है उनके बेटरमेंट के लिए, सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट है, एक लॉ लेके आ रहे हैं जिससे उनको राइट मिल सके, उनके साथ इनजस्टिस ना हो, ट्रिपल तलाक ना हो। इतना अनफॉर्चुनेट है कि इस ऐसी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट के आने के बाद भी जब आपको पता है कि ऐसा नहीं कर सकते ट्रिपल तलाक, जो कि मुस्लिम कंट्रीज में बैन है, यहाँ तब भी आज भी चल रहा है। इट वाज हाईली अनफॉर्चुनेट कि 300 से ज्यादा ट्रिपल तलाक के इंसिडेंट्स आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट हुआ है, एंड इसी तरीके से लिंगर ऑन करे, जिससे कि कहते बिल पास ना हो, उनका बेटरमेंट ना हो, वो ऐसे ही परेशान होती रहे मुस्लिम फीमेल्स। चलिए मैं आ रहा हूं मैं आपके पास। अब मैं जरा भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुजू करूंगा। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से माधवी अग्रवाल जी हैं। माधवी जी, देखिए ऐसा है जो तर्क दिया जाता है कि पहले भी बहुत सारे ऐसे कानून हैं जिससे आप मुस्लिम महिलाओं की हिफाजत कर सकते हैं, लेकिन कानून जो आप भी बता रहे थे, जामे साहब भी जिस कानून की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन ये जो आप कानून बनाने जा रहे हैं ये आप मुस्लिम मर्दों को तंग करने के लिए बनाने जा रहे हैं, ये कहा जाता है। और आपकी नेक नियति पर मुझे तो कम से कम कोई शक नहीं है, मैं चलिए मान रहा हूं सरकार की नेक नियति होगी, लेकिन आप अपने साथियों को नहीं समझा पा रहे। जेडीयू के लोग वॉकआउट करके चले गए, जो आपके साथ आपकी मुआविन जमात है बिहार में, उनको तो आप समझा नहीं पा रहे, पूरे देश को समझाने के लिए बैठे हैं तीसरी बार। देखिए, अफसोस इस बात का है कि इतने बड़े मुद्दे पर, जहां पर महिलाओं के साथ में इतने वर्षों से इतना बड़ा अन्याय होता रहा है, और इस विषय पे लोगों ने ध्यान नहीं दिया। ये जब शाहबानो की बात थी, तब भी जब वो केस जीत भी गई, उसके बाद भी केवल मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कांग्रेस ने इसको पूरी तरीके से नकार दिया और एक महिला के साथ अन्याय होने दिया, जिन्होंने इतनी गुहार लगाई इतनी ज्यादा उम्र के समय में, बावजूद इसके उनको तरस नहीं आया। लेकिन आज जब भारतीय जनता पार्टी पुख्ता
तौर पर इस विषय को लेकर आगे बढ़ रही है और वो चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ हो रहे इस अन्याय को किसी तरीके से रोका जाए, तो मुझे अफसोस इस बात का है कि लोग जो है वो इसमें सपोर्ट नहीं कर रहे। कई लोगों ने वॉकआउट किया, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुस्लिम लोग जो इस विषय को बहुत सजा धजा के बोलने का प्रयास करते हैं और अपने धर्म के साथ जोड़ते हैं, वो लोग ये बोलना चाहते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये होना चाहिए कि महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। मतलब काम हो लेकिन उनके हिसाब से हो। मतलब आप देखिए कि जब ये इनसे इस बिल से सेटिस्फाइड नहीं थे, उसके बावजूद 300 अगर तलाक उसके बाद हुए हैं, तो इसका मतलब लोगों में अभी भी भय नहीं है। और अगर ये लचर कानून बनेगा तो इसका बनना नहीं बनना, उसकी उपयोगिता कोई नहीं रहेगी। इसीलिए मैं ये तो पूछ रहा हूं मैडम, आप लोग अपने साथियों को तो समझा देते, बात जेडीयू वालों को तो आप लोग समझा नहीं पाए। जी बिल्कुल समझाया। और अपोजिशन को आप समझाने की फिराक में? नहीं, बिल्कुल अपोजिशन तो कभी समझना चाहेगी नहीं, क्योंकि वो चाहती है कि इस मुद्दे पर बीजेपी फेलियर हो जाए, ताकि लोगों की उंगलियां उठे और वो लोग कह सके कि ये मुद्दे को लेकर राजनीति करना चाह रही है, जबकि ऐसी कोई बात ही नहीं है। राजनीति का मुद्दा यहाँ से बिल्कुल अलग है। इस मुद्दे को केवल और केवल महिलाओं के सशक्तिकरण से जोड़ा जा रहा है। देश में एक कानून होना चाहिए, सबके लिए होना चाहिए। अगर ये 3 तलाक का मुद्दा खत्म होगा देश से, तो हलाला भी खत्म हो जाएगा। हलाला इतनी गंदी तरीके से इस देश में होता रहा है महिलाओं के साथ में, जिसमें महिलाएं इतनी बुरी तरीके से क्लांत हुई हैं। ये बड़े अफसोस की बात है, महिलाओं ने आकर कहा इस विषय को कि महिलाओं के साथ में हलाला पे किस तरीके से उनके साथ में अत्याचार किया गया, उनके साथ में किस तरीके से मानसिक उनकी प्रताड़ना हुई, उनके अस्मत के साथ खेलना हुआ वर्षों से। लेकिन अगर ये ट्रिपल तलाक जब खत्म होगा देश से, तो अपने आप हलाला भी खत्म हो जाएगा। इनकी दुकानें जो बंद होती हुई दिख रही हैं, इसकी वजह से इन्हें इसमें कई सारी लचरता दिख रही है, इसमें कई सारे पॉइंट दिख रहे हैं, इसमें कई सारी कमजोरियां दिख रही हैं। वो चाहते हैं कि सबरीमाला कब जा रही है, आप मुझे ये बताइए। मुझे अपनी बात खत्म सबरीमाला कब जाएंगे? बोला तब मैंने नहीं बोला, जो मुद्दा है उस विषय पे बात कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। यही मुद्दा है मैंने आपके विषय पे नहीं, हमने कहा महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को इंसाफ, टाकी नहीं की। सबरीमाला कब जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के महिला? अन्याय हो रहा है, चाहे वो किसी भी धर्म से जुड़ी हो, और उसके विषय में अगर कोई इस बात को अगर उठाता है, तो वो राजनीति से उसको जोड़ के देखने वाले एक तरीके से अपने आंख से वो चश्मा उतारे। ये राजनीतिकरण देखने की बिल्कुल नहीं, राजनीति नहीं है। मैं इस पर और आ रहा हूँ, माधवी जी, मैं आ रहा हूँ। आप सबरीमाला कब जा रही ठीक है, मैं आ रहा हूँ इस पर माधवी जी की वाकई क्या हलाला की दुकानें इस देश में इतनी तादाद में थी कि जिनके बंद होने से लोगों की चूल्हे हिल गई, लोगों की मुसीबत बढ़ गई, और इसी चलते इसका विरोध हो रहा है। इस पर बात करनी चाहिए। जामे साहब के पास जाऊंगा मैं इस सवाल को लेकर। जामे साहब कह रहे हैं आंकड़े कहाँ हैं हलाला को लेकर के। चलिए इस पर हम बात करते हैं।